गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कनेक्टेड मोशन, है ना। नाउ आज हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ ब्लॉक इन इंक्लाइंड या ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में ब्लॉक का मोशन देखना चाहते हैं। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे। ठीक है, इसका इंक्लिनेशन कितना है स्टूडेंट्स? थीटा है। अब देखिए यहाँ हमने क्या रखा, यहाँ पे लेट से हमने ब्लॉक रख दिया M मास का। ठीक है, और मान लेते हैं ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, इंक्लाइंड प्लेन पे ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हम देखेंगे। देखिए ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो हमें पता है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या लगता है, एक नॉर्मल लगता है। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लग गया। नॉर्मल क्या लगता है स्टूडेंट्स? नॉर्मल लगता है इसके एनजी हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड ही लगेगा। ओके, अब देखिए इस वाले केस में क्या करते हैं, हमेशा कंपोनेंट जो करते हैं फोर्स के वो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन करते हैं। तो ये तो हो गया अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। अब ये इसमें हम mg के कंपोनेंट करेंगे। अब mg देखना होगा कि एंगल कितना है हमारा। देखिए ये थीटा है, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया हमने, ये एंगल कितना आ गया 90। ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल कितने होंगे 180 के होंगे। अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर 90 डिग्री है, इसका मतलब अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा होगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ क्या आता है cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर लाइन पे क्या आएगा sin थीटा। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे mg sin थीटा। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, mg cos थीटा का हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक परपेंडिकुलरली तो मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, mg cos थीटा के बराबर। ओके, नाउ अनबैलेंस फोर्स जो है इस पे किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर। और इसी फोर्स को क्या लिख देते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू mg sin थीटा। m से m कैंसिल आउट हो गया, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, g। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर m मास का ब्लॉक किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है थीटा, तो उस पे लगने वाला एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, g sin थीटा। ठीक है, तो उस पे लगने वाला एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, g sin थीटा। समझ में आ रहा है? यानी इस एक ब्लॉक को अगर हम सिंपली वर्टिकली डाउनवर्ड गिराते हैं यूं, तो वो g एक्सीलरेशन से नीचे आता है, बट अगर उसको एक इंक्लाइंड प्लेन पे गिराते हैं तो कितने एक्सीलरेशन से नीचे आता है स्टूडेंट्स, g sin थीटा एक्सीलरेशन से नीचे आता है। क्लियर? ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन कितना होता है, g sin थीटा। ठीक है, ओके, तो मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये इंक्लाइंड प्लेन है, एक इधर है अल्फा और एक इंक्लाइंड का इधर बीटा। यहाँ हमने टॉप पे एक पुली लगा दिए और इस पुली से इधर दो ब्लॉक हमने आपस में कनेक्ट कर दिए। इसका मास हमने ले लिया m1 और इसका मास ले लिया m2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये पूरी की पूरा जो सिस्टम है नीचे ग्राउंड पर रखा हुआ है, फिक्स है। तो मान लेते हैं कि m2 इज ग्रेटर देन m1। अगर m2 m1 से बड़ा है तो m1 किधर आएगा स्टूडेंट्स, m2 किधर आएगा नीचे, m1 किधर जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर जाएगा। ओके, तो मान लेते हैं जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे इधर आएगा उतने ही एक्सीलरेशन से ये
ठीक है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, देखिए ये डाउनवर्ड है और ये क्या है, अपवर्ड है। तो डाउनवर्ड अपवर्ड के कभी बराबर नहीं होता, उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है, तो उनके मैग्नीट्यूड हमने आपस में क्या कर लिए, बराबर कर दिए। ठीक है। उसके बाद देखिए ये कॉन्टैक्ट सरफेस है इसका, तो इस पे नॉर्मल लग जाएगा n1। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है इसका, तो इस पे नॉर्मल लग जाएगा इधर n2। इधर डाउनवर्ड लगेगा स्टूडेंट्स m1g, इधर डाउनवर्ड लगेगा m2g। इसको आगे ऐसे दो कंपोनेंट हमें करने, एक परपेंडिकुलर और एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये एंगल क्या होगा अल्फा और ये एंगल क्या होगा बीटा। तो इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स m2g cos बीटा और इधर आ जाएगा m2g sin बीटा। इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स m1g cos अल्फा और इधर आ जाएगा m2g sin अल्फा। ठीक है, ये हमने कंपोनेंट कर लिए। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या लगेगा, टेंशन टी लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमेशा आगे लगता है। इसी तरह इधर टेंशन लग जाएगा टी, क्लियर है, ओके। फिर पुली पे देखिए, पुली पे इधर टेंशन टी आ जाएगा और इधर टेंशन टी आ जाएगा, समझ में आ गया, ओके। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन तो हो नहीं रहा है, ठीक है, ब्लॉक ऐसे ऐसे तो चल नहीं रहा, ब्लॉक ऐसे इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग चल रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन हमने ये माना है, और वर्टिकल कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब n1 किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, m1g cos अल्फा। इसी तरह n2 किसके बराबर हो जाएगा, n2 अपने इसके बराबर हो जाएगा m2g cos बीटा, ये निकाल लिया। उसके बाद देखिए ब्लॉक m1 के लिए देखिए ऊपर टेंशन लग रहा है इस पे t, डाउनवर्ड क्या लग रहा है स्टूडेंट्स m2g sin अल्फा। देखिए हमने m1 के कंपोनेंट कर दिए हैं, m1g के, तो इसका मतलब m1 फोर्स आप नहीं लेंगे, जिसके कंपोनेंट कर दिए जाते हैं उस फोर्स को नहीं लिया जाता इक्वेशन में। और इधर क्या आ गया एक्सेलरेशन, तो ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक, तो ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे t माइनस m1g sin अल्फा इक्वल टू m1a, एक इक्वेशन हो गया। इसी तरह ब्लॉक 2 के लिए देखिए m2 है इधर, इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स m2g sin बीटा, इधर लग गया टेंशन t, इधर इसका एक्सेलरेशन a, तो क्या हो जाएगा m2g sin बीटा माइनस t इक्वल टू m2a, इक्वेशन 2। इक्वेशन ये है और इक्वेशन क्या है 2। अब इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें टेंशन और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, t माइनस m1g sin अल्फा इक्वल टू m1a और m2g sin बीटा माइनस t इक्वल टू m2a। इसको ऐड कर देंगे तो ये प्लस हो गया, ये प्लस और ये क्या रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा m2g sin बीटा माइनस m1g sin अल्फा इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो देखिए स्टूडेंट्स अगले स्टेप में m2g sin बीटा माइनस m1g sin अल्फा इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास m2g sin बीटा माइनस m1g sin अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें टेंशन का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो लिख देते हैं पुट a in equation first, तो t माइनस m1g sin अल्फा इक्वल टू m1, a कितना स्टूडेंट्स m2g sin बीटा माइनस m1g sin अल्फा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और जिसे यहाँ तक नोट कर लिया, फिर मैं इसको रख कर यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा।
टी, उसको तो राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, m1g साइन अल्फा प्लस m1 m2g साइन अल्फा, सॉरी साइन बीटा है वो, माइनस m1 स्क्वायर g साइन अल्फा होल डिवाइड, क्योंकि m1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर बैठ m1 प्लस m2, एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, m1g साइन अल्फा इंटू m1 प्लस m2 हो जाएगा, प्लस m1 m2g साइन बीटा माइनस m1 स्क्वायर g साइन अल्फा होल डिवाइड बाय m1 प्लस t इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, m1 स्क्वायर g साइन अल्फा प्लस m1 m2g साइन अल्फा प्लस m1 m2g साइन बीटा माइनस m1 स्क्वायर g साइन अल्फा होल डिवाइड बाय m1 प्लस, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया, t इक्वल टू देखिए m1 m2g साइन अल्फा m1 m2g साइन बीटा, m1 m2g कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल डिवाइड बाय m1 प्लस, दिस इज द वैल्यू फॉर टेंशन। सो नाइस फ्रेंड्स, तो ये इंक्लाइन प्लेन का है, तो आप इसका रिजल्ट याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लियर होता होगा, ठीक है। इक्वेशंस लिख रहे हैं बस, हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आप इजीली इसको याद रख पाएंगे, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये तो था कनेक्टेड मोशंस के बारे में, है ना। नाउ इसमें हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि नेट फोर्स, इफ नेट फोर्स acting on particle is zero, ठीक है। अगर पार्टिकल करने वाला नेट फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा, देन सिस्टम इज सेड टू बी इन, अभी हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन वाला पढ़ रहे हैं, तो इसमें बोलेंगे इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांसलेटरी और एक होता है रोटेशनल, ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमें नेट टॉर्क जीरो करना पड़ता है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में हमें नेट फोर्स जीरो करना होता है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब नेट फोर्स किसी भी सिस्टम का लगने वाला, किसी भी पार्टिकल पर लगने वाला क्या होगा, अगर जीरो होगा तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल किसमें है, इक्विलिब्रियम में, ये सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी एफ नेट तो हो गया जीरो, अब एफ नेट क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में होगा, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं एफ नेट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो एंड एफ नेट इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में तीनों में अलग अलग उसके साथ उस पे लगने वाले फोर्सेस का सम बराबर आप क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या कराएगा, वो बॉडी कराएगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मान लीजिए एक बॉडी पे
एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2 और एक फोर्स क्या लग रहा है F3। ठीक है, ये पार्टिकल है। तो लिखोगे इफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना है इस पे 0। तो तीन फोर्स लग रहे हैं, तो वेक्टरली हमने क्या कर दिया, तीनों फोर्सेस का सम किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। अब देखिए, अब दो वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, टेल टू टेल जॉइंट है, और इसके पैरेलल हम एक वेक्टर बना सकते हैं ऐसे, और इसके पैरेलल हम एक वेक्टर बना सकते हैं ऐसे। तो रिजल्टेंट क्या जाएगा स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा उल्टा बन गया डायग्राम। देखिए, इसके पैरेलल एक वेक्टर बना दीजिए आप, थोड़ा ऐसे, इसके पैरेलल आप एक वेक्टर बना दीजिए ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट जाएगा स्टूडेंट ऐसे। ये इसका रिजल्टेंट हो गया, और ये रिजल्टेंट जो होगा स्टूडेंट्स वो F1 प्लस F2 के बराबर होगा। इसका मतलब F1 प्लस F2 उसको उधर भेज देंगे, किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ F3 के हो गया। इसका मतलब अगर F1 प्लस F2 अपवर्ड डायरेक्शन में है तो F3 क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तभी साइन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, माइनस आ रहा है। समझ में आ रहा है बात में? ठीक है, यानी F1 प्लस F2 की डायरेक्शन जो होगी वो F3 की क्या होगी, अपोजिट होगी, तभी ये पार्टिकल किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो देखिए ये तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट था। देखिए कैसे हम इस पे प्रोसीड फर्दर करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी के बेसिस पे होता है लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम में क्या होता है, देखिए एक पार्टिकल है, इस पे तीन फोर्स लगते हैं स्टूडेंट्स, एक F1 है, एक F2 है और एक F3 है। F1 के सामने वाला एंगल हम मानते हैं अल्फा, F2 के सामने वाला एंगल हम क्या मानते हैं, बीटा, और F3 के सामने वाला एंगल क्या मानते हैं, गामा। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, ये F1 F2 F1 F2 F3 are concurrent force। F1 F2 और F3 क्या है, concurrent force है, जो कि क्या कर रहे हैं, वो सिंगल एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, if इसको बोलते हैं पार्टिकल P, if particle P is in equilibrium under concurrent forces। ठीक है, अगर ये पार्टिकल P concurrent forces F1 F2 and F3 के अंडर अगर इक्विलिब्रियम में है, देन एक आप स्टेटमेंट बना सकते हैं कि F1 अपॉन इसके सामने का एंगल क्या है, अल्फा, और साइन ले लेंगे। ठीक है, F1 अपॉन साइन अल्फा। इसी तरह इक्वल कर देंगे F2 अपॉन इसके सामने का एंगल क्या है, बीटा, अपॉन साइन बीटा, इक्वल टू F3 अपॉन इसके सामने का एंगल क्या है, गामा, साइन गामा। तो ये होगा F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। क्या समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर वो थ्री कंकरेंट फोर्सेस के केसेस में इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में F1 अपॉन साइन अल्फा
यानी F1 और उसके सामने वाला साइन एंगल इक्वल टू F2, उसके सामने वाला भी तो साइन बीटा, और F3 उसके सामने वाला साइन एंगल जो भी गामा, तीनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए इसमें कैसे इसको हम प्रोसीड करते हैं, इसको समझिएगा। एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको इसका। जैसे मान लीजिए ये वॉल है, एक ब्लॉक है मास का, इससे दो थ्रेड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए मैं अल्फा दे रखा है और ये एंगल क्या दे रखा है, हमें बोल रहा है कि ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए इसमें तीन फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इधर लग रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक फोर्स देखिए स्टूडेंट्स इधर लग रहा है T2, और एक फोर्स क्या लग रहा है स्टूडेंट्स इसके डाउनवर्ड mg। इसका मास कितना मान लिया हम, m मान लिया। तो तीन फोर्सेस पर लग रहे हैं, तीनों फोर्स में ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए कैसे हम इस थ्योरम को इसमें लगाएंगे। देखिए अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल टोटल कितना है 90। इसी तरह अगर ये बीटा है तो ये वाला भी बीटा हो जाएगा, और ये टोटल एंगल कितना है, ये वाला 90। समझ में आ रहा है? और तो ये वाला एंगल देखिए कितना हो जाएगा, ये वाला, ये देखो इसका इसका और इसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इसको x मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये थ्योरम, लेमिस थ्योरम कैसे लगेगा इस पे। इस पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है T1, एक लग रहा है T2 और एक लग रहा है स्टूडेंट्स mg। तो mg के सामने का एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। T1 के सामने का एंगल देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा यहाँ पे है, ये पूरा एंगल लेंगे ना हम, ये तो कितना हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। और T2 के सामने का एंगल कितना है स्टूडेंट्स, ये देखो 90, यहाँ से यहाँ तक 90 और ये बीटा है, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस बीटा। समझ में आ रहा है? तो देखिए T1 अपॉन इसके सामने का एंगल क्या है 90 प्लस अल्फा, तो T1 प्लस 90 प्लस अल्फा इक्वल टू T2, उसके सामने का एंगल क्या है 90 प्लस बीटा, तो 90 प्लस बीटा इक्वल टू T3 क्या है, सॉरी m3 फोर्स F3 क्या है mg अपॉन साइन कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमने थ्योरम लगा दिया। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए ये स्पेसिफिक वैल्यू देते हो, तो यहाँ से T1 T2 हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मास हमें दिया रहेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ओके, नोट कर लीजिए। फिर मैं देखो इसका ये हमने एग्जांपल लिया, देखो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए। ओके देखिए ये 2 kg का फोर्स ब्लॉक, तो डाउनवर्ड क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स इसके 2 × g, इधर लग जाएगा T1, इधर लग जाएगा T2। ये एंगल हमें अब दे रखे हैं, मान लो ये 30 डिग्री दे रखा है और ये 60 डिग्री। 30 60 और 30 90, तो ये स्टूडेंट्स एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह देखिए ये एंगल कितना है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट, तो वर्टिकल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल कितना होगा 90। इसी तरह ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट 60, तो ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट 90। तो देखिए इन तीनों फोर्सेस पे इस के एंगल देख लेते हैं, इधर T2 है, इधर T1 है, उधर कितना है 2g। तो T2 के सामने एंगल कितना हो गया 120 का, T1 के सामने एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स 150 का, और इसके सामने कितना एंगल होगा स्टूडेंट्स 90। ठीक है, तो देखो तीनों का जो ऐड
सम होगा वो 360 का बराबर होगा। इससे अगर ज़्यादा आपका होगा इसका मतलब आप कर दो, क्योंकि सर्कल में ज़्यादा ज़्यादा एंगल कितना बन सकता है, 360 का बन सकता है। तो इसका मतलब T1 अपॉन उसके सामने का एंगल कितना है, साइन 150 इक्वल टू T2 उसके सामने का एंगल कितना है 120 इक्वल टू 2G उसके सामने का एंगल कितना है 90। यहाँ से देखिए एक बार T1 अपॉन साइन 150 बराबर कर लीजिए 2G अपॉन साइन 90 के, एक इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरह T2 अपॉन साइन 120 बराबर कर दीजिए 2D अपॉन साइन 90। देखो यहाँ से T1 साइन 150 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले रहा हूँ मैं, तो ये 1 हो जाएगा। तो T1 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 20। तो T1 का वैल्यू होगा स्टूडेंट 20 इंटू कॉस 60। T1 cos 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स 1/2। तो T का वैल्यू कितना हो गया 10 न्यूटन। इसी तरह sin 120 क्या होता है स्टूडेंट्स, sin 120 का वैल्यू हो जाएगा sin 90 प्लस 30 इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1। T2 इक्वल टू 220 इंटू साइन cos 30 हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू 20 क्योंकि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है cos ऑफ थीटा, ये चला गया √3/2 कितना होगा स्टूडेंट्स, T2 का वैल्यू 10 √। तो लेमिस थ्योरम से हमने ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया, समझ में आ रहा है। तो लेमिस थ्योरम आसान है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनों में इसको हम लगा सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसका आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। बस इसमें कंडीशन ये था कि ब्लॉक 2 kg इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, लिख भी सकते हैं ब्लॉक ए if block 2 kg is in equilibrium। और ब्लॉक 2 kg कैसा है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा होगा ही होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो ये हमने इक्विलिब्रियम का देख लिया इसमें, है ना। और इसके इक्विलिब्रियम के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ऐसे ले लो, एक ब्लॉक है, इधर एक थ्रेड से बंधा हुआ है, इधर एक थ्रेड से बंधा हुआ है, ठीक है। ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है। सब सीख लेते हैं कौन है। इसका मास कितना है स्टूडेंट्स, इस पे हॉरिजॉन्टली फोर्स स्टूडेंट्स लग रहा है, लेट्स से 20 न्यूटन। इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है स्टूडेंट 30 न्यूटन का, और डाउनवर्ड इस पे क्या लग रहा है, ये हमें दिया हुआ है। हमसे बोला हुआ है एक ब्लॉक ऑफ मास is in equilibrium। किसमें स्टूडेंट्स, ये इक्विलिब्रियम में। देखिए क्या होगा, अगर ये अल्फा है तो ये वर्टिकल के साथ ये भी एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स अल्फा, अगर ये बीटा है तो वर्टिकल के साथ ये भी कितना होगा बीटा। देखिए इधर T1 लगेगा, इधर क्या लगेगा स्टूडेंट टेंशन T2। अब कंपोनेंट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट T2 का इधर कंपोनेंट क्या होगा,
T2 cos बीटा और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा स्टूडेंट T2 sin बीटा। इसी तरह T1 का ऐसा कंपोनेंट आएगा स्टूडेंट्स T1 cos अल्फा और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट T1 sin अल्फा। अब ये स्टूडेंट्स किसमें है इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एफ नेट इस पे क्या है जीरो है। एफ नेट अगर जीरो है इसका मतलब एफ नेट एक्स डायरेक्शन में भी क्या होगा जीरो और एफ नेट वाई डायरेक्शन में भी क्या होगा जीरो। जेड तो इसमें है 2D फिगर है। ओके देखिए अब एक्स डायरेक्शन में एक तो लगा T1 sin अल्फा और एक लगा 20। तो देखिए T1 sin अल्फा प्लस 20 सेम डायरेक्शन में था और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लग रहा है T2 sin बीटा और 30। ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस के साथ ले लेंगे T2 sin बीटा माइनस 30 इक्वल टू क्या कर देंगे स्टूडेंट्स जीरो। ठीक है इसी तरह y डायरेक्शन में देखिए y डायरेक्शन में दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, एक लग रहा है T1 cos अल्फा प्लस T2 cos बीटा इक्वल टू डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स mg। तो ये mg के बराबर कर देंगे। अल्फा बीटा का वैल्यू हमें पता होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया होगा तो अल्फा बीटा पुट कर देंगे। m का वैल्यू पता होगा m पुट कर देंगे। T1 T2 में दो इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन ये बनेगा एक इक्वेशन ये बनेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसका वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट्स T1 और T2 का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टूडेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम। ठीक है तो इसका मतलब जब नेट फोर्स आप जीरो लगाते हैं तो आप ऐसा नहीं कि सारे डायरेक्शन के फोर्सेस का सम करके जीरो कर देंगे, नो। एक्स डायरेक्शन में अलग जोड़ेंगे, वाई डायरेक्शन में अलग जोड़ेंगे और जेड डायरेक्शन में अलग जोड़ेंगे विद साइन इक्वल टू क्या कर देंगे जीरो के बराबर कर देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके तो नोट कर लीजिए इसको। चलो एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन वाला हमने पढ़ा था अभी। ये इंक्लाइंड प्लेन देखिए थीटा है, या दोनों का एंगल ले लेते हैं, एक पे 30 ले लिया एक पे 30 ले लिया। इसमें मान लीजिए हमने 2 kg का ब्लॉक रखा है, इसमें मान लीजिए हमने 4 kg का ब्लॉक। ठीक है समझ में आ गया? ये फिगर ए है और ये फिगर क्या है। हमसे बोल रहा है कि फाइंड दोनों इंक्लाइंड प्लेन का क्या है लेंथ क्या है, इसमें सेम है। मान लो ये भी 20 मीटर है और इस इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ भी कितना है। फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच ग्राउंड। ठीक है ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हम इस पर एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन तो पता है स्टूडेंट्स, इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है g sin थीटा के बराबर होता है। मास नहीं आता स्टूडेंट्स में कहीं भी, तो इसका मतलब ये हुआ इस पे भी एक्सीलरेशन कितना लगेगा स्टूडेंट्स g sin 30 और इस पे भी एक्सीलरेशन कितना लगेगा स्टूडेंट्स g sin 30। समझ में आ रहा है? एक्सीलरेशन सेम है, इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ सेम है, दोनों पे टाइम कितना लगेगा सेम, यानी एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। सबसे प्लस है ये होगा और है किसके बराबर एक्सीलरेशन बराबर g 10 sin 30 कितना होता है 1/2। तो a बराबर कितना आ गया 10 × 1/2 दैट इज 5 आ गया। उसके बाद हमें निकालना है टाइम, तो टाइम के लिए लगा देंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर फॉर कौन से फॉर 2 kg ब्लॉक।
देखिए s इक्वल टू s कितना है स्टूडेंट्स, कितना टाइम हो जाएगा 20 इक्वल टू रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ये भी रेस्ट से चला था, ये भी रेस्ट से चला था, तो ये कितना है 0 टाइम हमें चाहिए प्लस हाफ, आइसोलेशन कितना है 5 इंटू टी स्क्वायर, कितना हो गया स्टूडेंट्स 40 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, टी कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। इसके बाद फॉर 4 kg ब्लॉक, देखिए 4 kg ब्लॉक के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स 20 होगा, एक्सेलरेशन भी g/2, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s कितना हो गया 20, u0 t निकालना है हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से भी t का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 2। इसका मतलब ये होगा अगर इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन सेम है और इंक्लाइन प्लेन का लेंथ सेम है, तो चाहे हम वहाँ पे 10 kg का ब्लॉक ड्रॉप करें या इंक्लाइन प्लेन पे 20 kg का ब्लॉक आएगा, तो दोनों की केस में वो सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेगा और दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स सेम। तो एक्सेलरेशन इज डिपेंड, यहाँ से हमने सीखा कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, मास पे इंडिपेंडेंट होता है, क्लियर स्टूडेंट्स। ओके नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको आज यहीं पे रुकते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।